आज प्रारंभ करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य का यहाँ तात्पर्य है कि जो विद्वान लेखक रहे और उन्होंने इतिहास ही लिखने की कोशिश की, सीधा सीधा अपने संरक्षक का इतिहास लिखा हो, राजा का इतिहास लिखा हो, तो उसको हम इसमें लेते हैं, उसे हम मान के चलते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य इसने लिखा है। यह अलग बात है कि हमें उसमें देखना पड़ेगा कि कितना विवरण सत्य है, कितना विवरण अतिशयोक्ति है, ये तो चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसमें हमें इतिहास की सीधी जानकारी दी जाती है। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है राजतरंगिणी। कल्हड़ ने इसे लिखा, कल्हड़ कृत राजतरंगिणी। यहाँ राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं का तरंग। जैसे नदी या समुद्र में लहरें आती हैं और जाती हैं, एक लहर समाप्त होती है, दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आती है, दूसरी समाप्त होती है, यही क्रम बना रहता है। ऐसे ही राजाओं का भी क्रम बना रहता है। राजाओं की एक नदी है, यह मान करके कल्हड़ लिखता है, और राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह कहता है तरंगिणी को। तो स्वाभाविक है कि राजतरंगिणी में राजाओं का इतिहास है। इसमें राजतरंगिणी में महाभारत काल से लेकर, यानी महाभारत काल से और 1149 ईस्वी तक का इतिहास है। एक लंबा इतिहास यहाँ देख सकते हैं, 12वीं शताब्दी के मध्य तक और महाभारत काल तक। इसमें कश्मीर का इतिहास विशेष रूप से लिखा गया है, और कश्मीर को कश्यप मेरु शब्द से कहा कि कश्मीर बना, और ये कश्यप ऋषि से कश्यप मेरु बना। और कहते हैं इसमें कि ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मारीच के पुत्र थे, और वही वहाँ तपस्या किए, उनकी स्थली थी, और इसीलिए वो कश्यप मेरु और कश्मीर बना, कश्मीर नाम पड़ा। राजतरंगिणी निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति मानी जाती है, क्योंकि कल्हड़ खुद कहता है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि इतिहासकार एक न्यायाधीश के समान होता है। स्वाभाविक है कि हमें समय के साथ न्यायाधीश की तरह काम करना है। न्यायाधीश बनकर हम करेंगे तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। हम किसी एक पक्ष की तरफ से लिखेंगे तो वह इतिहास नहीं रह जाएगा, उसमें कहीं राग द्वेष आ जाएगा, और राग द्वेष अगर आ गया तो फिर हम गलत इतिहास पढ़ाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी गलत जानकारी रखेगी। राजतरंगिणी में कुल मिलाकर 8 तरंग या अध्याय हैं, जिसे हम अध्याय सामान्य तौर पर कहते हैं। इसमें तरंग नाम दिया गया है। 8 तरंगों में यह राजतरंगिणी लिखी गई। इसमें 7,826 श्लोक है, 7,826, लगभग 8,000 के। आप देख सकते हैं इतने श्लोक इसमें लिखा गया। तो एक अच्छा सा ग्रंथ बना। और इस पुस्तक में एक मेन बात ये भी है कि यह खुद ही बताता है कि पुस्तक कैसा होना चाहिए, और कहता है हमारे पुस्तक के 3 उद्देश्य हैं। पहला, पुराने राजवंशों की जानकारी देना। दूसरा,
पाठकों का मनोरंजन करना, और तीसरा अतीत से शिक्षा लेना। इसको यूँ समझ सकते हैं कि पुराने राजवंशों की जानकारी मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना, जिससे पाठक की रुचि बनी रहे इतिहास में, बोझिल न बन जाए, और उससे हम अतीत की शिक्षाप्रद चीज़ों को सामने लाएं। तो यह कल्हड़ का एक बहुत बड़ा निर्णय होता है और बहुत अच्छी जानकारी कल्हड़ देता है। अब हम दूसरी पुस्तक बाणभट्ट के हर्षचरित की बात करें। यहाँ ध्यान रखना है, चरित्र शब्द नहीं है बल्कि चरित शब्द है। चरित का अर्थ है किए गए कार्य। अब जो उसने काम किए हैं उनके बारे में इसमें विवरण है। निश्चित तौर पर इसके बचपन से लेकर के और विवरण दिया जाता है जब ये अपनी बहन को ढूंढ लेता है। यहाँ ध्यान रखने का है, राज्यश्री को ढूंढता है, अपनी बहन को ढूंढ लेता है, तो वहीं पर चरित ग्रंथ समाप्त हो जाता है। चरित ग्रंथ जितने भी लिखे गए उसकी विशेषता लगभग यही रही कि जहाँ नायक अपने राज्य की लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है वहीं पर वो समाप्त होता है। यह राज्य लक्ष्मी हो सकता है उसकी सीमाएं हो सकता है उसके सम्मान की बात हो सकता है उसकी बहन हो सकता है उसकी प्रेमिका हो, जो भी हो, राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ ही चरित ग्रंथ समाप्त होते हैं। वैसे ही बाणभट्ट ने हर्षचरित को समाप्त भी किया है। इसके बाद हम बात करें वाकपति राजकृत गौड़वाहो। वाकपति राज जो गौड़वाहो लिखता है वह मुख्य रूप से कन्नौज के राजा यशोवर्मन के बारे में बताता है, और यशोवर्मन के जो विजय हैं इनका सबसे ज़्यादा उल्लेख करता है। कैसे वो अपने पड़ोस में अपने सीमा का विस्तार करता है, पड़ोसियों से कैसे लड़ता है और कैसे सीमाएं बढ़ती है। अगली पुस्तक की हम बात करें तो बिल्हड़ की पुस्तक है विक्रमांक देवचरित। इसमें कल्याणी के बाद के चालुक्य राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का विवरण है। ध्यान रखना है, कल्याणी के बाद के जो चालुक्य हुए, शुरू के नहीं, बाद के परवर्ती चालुक्य नरेशों के, उसमें से विक्रमादित्य की उपलब्धि का विवरण दिया गया है। अगली पुस्तक का हम नाम लें वो है पद्मगुप्त परिमल का नवसाहसांक चरित। नवसाहसांक चरित यह परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। परमार राजाओं की विवरण हमें अगर जानना है, उनके बारे में हमें जानकारी करनी है, तो यह पुस्तक उपयोगी है। अगली पुस्तक हम कहें हेमचंद के द्वारा लिखा गया कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित भी बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें ध्यान रखना है कि यह पुस्तक जो लिखी गई यह 1089 से लेकर 1173 ईस्वी के बीच की कहानी है। 1173 ईस्वी तक यह पुस्तक सर्गों में विभाजित किया गया। सब मिलाकर इसमें 20 सर्ग हैं और इसमें गुजरात के चालुक्य वंशीय शासकों का विस्तृत विवरण मिलता है। पहले जो 12 सर्ग हैं वे संस्कृत में लिखे गए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि पहले 12 सर्ग संस्कृत में हैं और अंतिम 8 सर्ग प्राकृत में हैं। यानी 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया, संस्कृत भी है, प्राकृत भी है, दोनों की जानकारी हमें मिल रही है। और इसीलिए चूँकि यह 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे द्वयाश्रय काव्य भी कहा जाता है। कौन सा काव्य? द्वयाश्रय। द्वयाश्रय काव्य भी इसे कहा जाता है। अब हम अगली पुस्तक की बात करें तो जयानक कृत पृथ्वीराज विजय की बात करें। निश्चित तौर पे हम सब पृथ्वीराज से बहुत सारे परिचित इतिहास से जानते हैं, प्रचलित है उसके बारे में। और हम अगर पृथ्वीराज चौहान और अजमेर के इतिहास को जानना चाहें तो निश्चित तौर पर यह पुस्तक हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इसमें बहुत सारी बातें हमें जानकारी में मिलती है। हम आगे बात करें तो हमारे पास जो पुस्तकें जिनसे हमें इतिहास की जानकारी होती है, उनमें जैसे संध्याकर नंदीकृत रामचरित, यह भी अपने रामपाल की बात करता है, रामचरित की करता है। यहाँ रामचरित का मतलब राम नहीं समझेंगे, तो अपने राजा की बात करता है। आनंद भट्ट कृत बल्लाल चरित, इसमें स्वाभाविक रूप से बल्लाल चरित के बारे में, बल्लाल के बारे में है। और चौहान, पाल और सेन के इतिहास यहाँ दिखाई दे देता है। तो इस तरह से और भी बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं और इन सब से भी हमें इतिहास का ज्ञान होता है। इस तरह से अगर हम ऐतिहासिक साहित्य की बात करें तो यह सब ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि लगभग सभी इतिहासकार वे किसी न किसी राजा के दरबारी थे और दरबारी कवि के रूप में उन्होंने इतिहास लिखा है। तो इसमें अतिशयोक्ति होना बहुत ही स्वाभाविक है। चाहे वो हर्षचरित लिखता है, हर्ष के बारे में बता दे, चाहे कुमारपाल भूपाल चरित लिखता है उसमें बता दे, चाहे विक्रमादित्य के बारे में, यानी अपने शासक के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के ज़रूर बताया गया। तो इतिहासकार निष्पक्ष तभी होगा जब उसमें से उन तत्वों को निकाल कर और देखने की कोशिश करेगा कि सत्य क्या है, और प्रमाणों को निष्पक्ष होकर कल्हड़ की तरह, जैसे कहता है, न्यायाधीश बन कर के ही इतिहास लिखना होगा, तभी इतिहास सही सही लिखा जा सकता है। आज इसी पर समाप्त करते हैं, अगली चर्चा अगले एपिसोड में फिर करेंगे। धन्यवाद।